मॉर्निंग पीपल, कैसे हालचाल? बढ़िया। ओके भाई, अप्रोचिंग द लास्ट स्टेज ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। न्यूटन ने बहुत बढ़िया लॉ दिया था, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तीन मोड्स होते हैं हीट एनर्जी ट्रांसफर के। एंड रेडिएशन का ये आखिरी पार्ट है विच इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नाउ व्हाट डज इट एक्चुअली से? इट सेज, एक बार क्या हुआ, न्यूटन गया होटल में चाय पीने और चाय मंगवाई, मसाला टी फर्स्ट क्लास, और गर्मा गर्म चाय आई। एंड न्यूटन बीइंग न्यूटन, उसकी एक जेब में थर्मोमीटर होता था, दूसरी जेब में स्टॉपवॉच। उन्होंने चाय पीने की जगह चाय में थर्मोमीटर डाल दिया, स्टॉपवॉच चालू कर दिया और कोट में से निकाला पेन पेपर और ऑब्जर्वेशन लेना शुरू कर दिया। क्या ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने? लेट्स हैव अ लुक एट द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय न्यूटन। चाय इनिशियली चाय इज एट 80 डिग्री सेल्सियस, गर्मा गर्म चाय है। And the room temperature at that day is like say 30 degrees Celsius. Okay. Now what he did was he made observations after every 10 degree Celsius gap. So शुरुआत किया 0 सेकंड पे, 0 टाइम t is equal to 0 पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे, वहां से गए 70 पे, आई एम गोइंग टू डू ऑल दैट, फिर गए 60 पे, वहां से 50, फिर 40 और फिर 30. Now understand this. This is where the crux comes in. 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस में जाने में, 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस होने में कितना टाइम लगा? करीबन लेट अस से 1 मिनट। 70 से 60 जाने में, लेट मी रिमाइंड यू, ये 80 से 60 जाने का टाइम नहीं है। 80 से 70 गया 1 मिनट में, फिर 70 से स्टॉपवॉच फिर से 0 कर दिया, वहां से 60 डिग्री सेल्सियस गया 3 मिनट में। माय गॉड, ये तो यार अजब हो रहा है, हो भी रहा है, आगे देखो और मजा आएगा। 60 से 50 जाने में इट टुक हिम 8 मिनट्स, इट टुक द टी 8 मिनट्स, एंड फाइनली 50 से 40 जाने में इट टुक हिम लाइक से 15 मिनट्स। सो व्हाट डिड न्यूटन कंक्लूड? आप देख रहे हैं, न्यूटन तो बाद में कंक्लूड करेंगे, पहले हम तो देख लें कि शुरुआत में जब टेम्परेचर हाई था, और हम टेम्परेचर डिफरेंस को कंपेयर कर रहे हैं रूम टेम्परेचर के साथ, याद रखें। सो व्हेन टेम्परेचर वाज हाई, 10 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप काफी जल्दी आ गया। एंड अब 70, इजंट इट अप्रोचिंग नियरर टू रूम टेम्परेचर 30? तो अब 10 डिग्री का ड्रॉप आने में थोड़ा और टाइम लगेगा। 60 और नजदीक आ गया 30 के, तो अब 60 से 50 आने में और ज्यादा टाइम, और 50 से 40 आने में और ज्यादा टाइम। सो ये हर ड्रॉप 10 डिग्री सेल्सियस का ही है, बट यू विल नोटिस दैट इनिशियली इट कूल्स वेरी फास्ट, एंड देन ग्रेजुअली एज इट अप्रोचेस रूम टेम्परेचर द कूलिंग स्लोज डाउन. सो इनिशियली द रेट ऑफ कूलिंग initially is quite fast, and as the temperature tends to approach room temperature, this was what he concluded, approach room temperature, the rate of cooling means the temperature difference per unit time, the rate of cooling slows down. Okay, so this is what is the basic idea of Newton's law, कि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के करीब आने लगता है तो कूल डाउन होने में वो और ज्यादा टाइम लेने लगता है। आपके पास एग्जांपल भी है, सपोज आप पानी गर्म रखते हैं, ठंडी का सीजन अभी जा रहा है, आप ठंडी में पानी का पतीला गर्म करने रखे नहाने के लिए, और आप सपोज कोई फोन कॉल में अटक गए या कुछ काम में अटक गए, आप 15 मिनट बाद जाते हैं और नहाने की कोशिश करते हैं, पानी उतना गर्म नहीं है, पर क्या पानी ठंडा हो चुका है टोटली? नो, पानी ल्यूक वार्म होगा, बिकॉज जैसे जैसे वो रूम टेम्परेचर के करीब आता जाएगा कूलिंग स्लो होता जाएगा, एंड अब 10 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप हो या कोई भी ड्रॉप हो, उसको होने में ज्यादा टाइम लग रहा है। सो दिस इज व्हाट इज न्यूटन्स लॉ, एंड लेट्स गेट इनटू द होकस पोकस, लेट्स गेट इनटू द डेटा। न्यूटन का लॉ क्या है वो सब बता दे। आई एम श्योर आई कैन टेक दिस ऑफ नाउ। ओके, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, व्हाट डिड ही से? व्हाट वाज द लॉ एक्चुअली? दिस इज द मेन आइडिया। एनी इक्वेशन? यस, देयर इज एन इक्वेशन, बहुत बढ़िया इक्वेशन। सो
according to Newton concluded that the rate of cooling is proportional to the difference of temperatures of the body and the surroundings. रूम टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग्स. अच्छा, मैं टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा डाइग्रेस हो रहा हूं, मैं टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा डिविएट होता हूं. टेक्स्ट बुक ने T2 और T1 लिए हैं टेम्परेचर, मैं ऐसा नहीं लूंगा. लेट टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी T and temperature of surroundings BTS. I'll use this in my equation BTS. So rate of loss of heat, so loss of heat energy, ये रेडिएशन से ही निकलती है बात. Loss of heat energy per unit time, that is dq by dt, and because heat is being lost, I'll write a minus sign. It's proportional to T minus Ts, and let me introduce a constant of proportionality. कोई बड़ी बात नहीं है. dq by dt is k T minus Ts. This is my equation number 1. Now I'm going to compare this with suppose मेरे पास कोई बॉडी है मास m का, specific heat है S, and change in temperature is delta T. Then what would be the heat energy lost? Heat energy lost by a body of mass m and temperature difference delta T या dt. You will tell me, sir, delta Q is ms delta T. Okay, delta की जगह d लगा दो, तो dq is ms dt, and let me divide by time interval छोटा t. dq by dt is ms d बड़ा t by dt. okay, ये बड़ा t is temperature difference and dt is time interval. okay, ये इक्वेशन काफी कंपेरेबल लग रहा है, क्योंकि यहां भी dq by dt है, यहां भी dq by dt है. सो डोंट यू अग्री कि ये dq by dt जो है ms d बड़ा t by d छोटा t. shall I put this all here? so put 2 in 1 and what do I get? minus of, अभी dq by dt की जगह ms d बड़ा t by d छोटा t is k t minus ts. now what I'll do is ms को उठा के नीचे डाल दूंगा, and that is what I'll do. ms को उठा करके नीचे डाल दूंगा. माइनस को भी वो साइड लेना है तो ले सकते हो, माइनस को भी ले लेते, चलो वो साइड. and ये k by ms is a constant. let's call it, ये बड़ा k by ms है, let's call it छोटा k. doesn't matter because it's not going to work out in the equation itself, so it's just going to be a constant. so उसको उठा करके I'm taking this off now. what do I get? I get, but I'm going to write this in blue because despite whatever the textbook say, the actual Newton's law of cooling equation is this. Ladies and gentlemen, I've written it in blue. Blue. Cavalry is here. This and only this, ladies and gentlemen, is the equation par excellence. Equation 3 is called Newton's law of cooling. And let me introduce you to the various terms here. फिर आगे बढ़ते हैं. there's something else also जो theoretical है, but उसका कुछ काम नहीं है. Here d बड़ा T is the change in temperature. d छोटा t is the time taken. T, K तो constant ही है. T is the average temperature of the body. I'm going to use all that in numericals also. दो numerical है, stay with me. And Ts is the temperature of the surroundings. Well, I would have tended to stop here because this is what I want. This is what is most important.
The textbook goes a couple of steps further, and no big deal in that, because I'm not going to use that. It's just a theoretical idea. It's just a theoretical conclusion. There is no juice in that equation. But anyways, because they have gone that far, I would have stopped here, but they've gone far, so I'll go far. Okay. So what I'll do is, equation 3 can be written as d बड़ा t by t minus ts. मैंने ये t minus ts को उठा के नीचे कर दिया, dt को यहां ले जाता हूं, and I'm going to integrate both sides. Integrate both sides. So what am I going to get? dt over t minus ts is minus k integral dt. Okay, and because this is indefinite integration, I hope you remember this. हमने थोड़े टाइम पहले किया था. Integral dx by x is log of x to the base e. Same old shit here. So dt by t minus ts is log to the base e. T minus ts is minus k. Integral dt is t and plus a constant of integration. Okay. Now मैं इस log को वो साइड लेके जाना चाहता हूं, तो e raised to हो जाएगा वो. So t minus ts is e raised to minus kt plus c. I can write this equation as e raised to minus kt into e raised to c. मैंने सिर्फ ये दोनों को अलग अलग कर दिया. And now what do I get? So t is equal to, ये minus ts को उठा के इधर, and this is going to be their prime equation. I don't know why they have chosen this to be their prime equation, because it's never used. And let e raised to c be called c dash, and as a result t is equal to ts plus c dash e raised to minus kt. I don't really have an iota of an idea कि इस equation का क्या करेंगे. This is also Newton's law of cooling. Doesn't matter. हाँ, it's just a passing reference, nothing else. कुछ बात नहीं है, बस ये है, ठीक है. Theoretically लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं. But let me reiterate. This is the main thing. This is the cream. So I'm going to use this. तो यहाँ पे जो है चैप्टर खत्म हो जाता है. And I'm going to use this equation to solve a couple of numericals. पहला illustration in number 8. I hope you are looking at it. Beautiful equation this here. Okay. I'm going to take this off, and you can look at illustration number 8. I'll be back with illustration number 8 right now. Okay. So मेरे पास टेक्स्ट बुक भी रेडी है एकदम. Okay. देख लिया. Okay. अब illustration 8 को करेंगे my style. Of course, you know, I love the style which makes me understand the sum in a better way. That's my style. टेक्स्ट बुक की स्टाइल थोड़ी अलग है, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता कभी कभी. आई एम श्योर आपके पड़ जाता होगा. Doesn't matter. So I'm here with illustration number 8, and let me take the data first. क्या कहता है डेटा? टेक्स्ट बुक कहाँ है महाराज? ये रही टेक्स्ट बुक. Okay. Illustration number 8 is on page number 291. Okay, I'm there. And it says, a pan filled with hot food, okay, cools from, this is the first piece of data, cools from, कहाँ गया? 94 degrees Celsius to 86 degrees Celsius in 2 minutes. Okay. When the room temperature, TS, you will observe कि ये सब लिखने से, ये सब TS वगैरह करने से काफी आसान हो जाता है मैटर. How long will it take? Now this is the second question. How long will it take, dt to time find करना, to cool from 71 degrees Celsius to 69 degrees Celsius? Okay. Now मैं सबसे पहले पहला वाला डेटा उठाता हूं. Okay. So that's what I'm going to do. The first data. And first data में से जो भी मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं वो मैं लिखूंगा. D बड़ा T, which is change in temperature. भाई temperature change is final minus initial. तो T2 minus T1. So 86 minus 94. Well, it is beautiful. Minus 8 degrees Celsius. D छोटा t, time taken, and time taken they've told me is 2 minutes. Then now T, people, this is important. T is average temperature, and average temperature बोले तो T1 plus T2 by 2.
दिस इज व्हाट दे डोंट टीच यू इन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. इसको इंटरप्रेट कैसे करना है. सो 94 प्लस 86 by 2 comes out to be 90 degrees Celsius, and TS, which is room temp, is 20 degrees Celsius. I think मेरे सारे कैरेक्टर आ गए हैं. And now according to Newton's law of cooling, of course, भाई पहले इक्वेशन लिखेंगे फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे. d बड़ा t by d छोटा t is minus k t minus ts, and you will observe how beautifully the substitution takes place. d बड़ा t minus 8, d छोटा t 2 minute minus k, t average temperature 90 minus ts is 20. Easy peasy Japaneese. Minus minus तो कट जाना. So what are you left with, people? So 4 is equal to 90 minus 20 is 70 k. Well, as a matter of fact, you could have gone one step further and you could have found k. You could have done that. I don't mind. But I don't need to find out k. मैं दूसरे इक्वेशन में भी इसी तरह k रखूंगा और फिर डिवाइड करके मैटर क्लोज करूंगा. So I don't need to find k. Now second stuff. सेम प्रोसीजर. पहले d बड़ा t, अब सेकंड पीस ऑफ डेटा शुरू होगा. d बड़ा t चेंज इन टेम्परेचर. पहला सम है इसलिए मैं सब कुछ लिख रहा हूं, दूसरे में आप मत देखना. T2 69, T1 71, 69 माइनस 71 माइनस 2 डिग्री सेल्सियस. भाई इस बार dt फाइंड करना है जी. T एवरेज टेम्परेचर, यू नीड टू गेट द हैंग ऑफ दिस. दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग ऑल दिस. T1 plus T2 by 2. That's 71 plus 69 by 2, and that becomes 70 degrees Celsius. Not a very big calculation. And TS we already know is 20 degrees Celsius. By Newton's law, फिर से इक्वेशन. भाई बगैर इक्वेशन के तो आगे बढ़ना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है. d बड़ा t by d छोटा t is minus k t minus ts. You know, I always do this. यहाँ भी लिखा था, यहाँ भी लिखा. सर क्यों बार बार लिखते हो? भाई सब्स्टिट्यूशन मैंने करना है, मतलब इन शॉर्ट सब्स्टिट्यूशन आपने करना है. अगर गलती से कुछ गलत ऊंच नीच हो गई तो यू विल नेवर बी. आर यू गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद योर मार्क्स? आई डोंट थिंक सो. यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज, यू वांट टू टेक रिस्क विद योर मार्क्स? नहीं ना. तो इससे अच्छा लिख दो ना. 2 सेकंड लगता है लिखने में, बट सेफ रहते और शराफत से सब कुछ सब्स्टिट्यूशन हो जाए. कैन आई टेक दिस ऑफ? ओके. सो मैं ये ही कहता हूं, मार्क्स के साथ रिस्क मत लो यार. मार्क्स के साथ क्यों ले रहे हो? डी बड़ा टी सब देख के धमाधमी. -2 बाई डी छोटा टी इज माइनस के. टी कितना है? 70. एकदम चित्त शांत रहता है. हाँ बढ़िया है, बरोबर है सब कुछ. तो माइनस माइनस को कट कर डाला. माय फाइनल इक्वेशन 2 बाई डी टी इज 50 के. एंड नाउ नथिंग, डिवाइडिंग 1 and 2. So 4 by 2 by dt, ये by dt चल जाएगा ऊपर. That is 70k by 50k. The k vanishes and 4 by 2 is 2. So 2 dt is 7 by 5. 0 0 मैंने काट डाला and 2 नीचे 7 by 10. So dt is 0.7 minute, क्योंकि मिनट में था पहले. एंड इफ यू वांट इट इन सेकंड, मल्टीप्लाई बाय 60. 7 6 are 42. So 42 seconds. Are you checking the answer? I'm sure you are. All right, check it out. And I am going to do a similar numerical, एकदम same. Mission template is absolutely same, and that is numerical number 20. Same Newton's law of cooling. अगर आपकी टेक्स्ट बुक पुरानी है तो it might be number 22, I guess. But if you are having a new edition, it is number 20. हाँ, you won't be confused. आप खोलोगे ना तो आप देख लेना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जैसा लगेगा तो वही है, चाहे वो 20 हो या 22 हो. तो हमारे में वो क्या है मैं देख लेता हूं. हमारे में वो अपनी तो जूनी है बाबा, अपने में 22 है भैया, आप में 20 होगा यार. ओके, एंड इट इज गोइंग टू बी द सेम थिंग, न्यूमेरिकल 20 और ओल्ड बुक में 22. डेटा वही है. बॉडी कूल्स फ्रॉम, दो सेट ऑफ डेटा, कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस in dt1 is 5 minutes.
नीचे दिया हुआ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग TS इज 20 डिग्री सेल्सियस एंड द सेकंड पीस ऑफ डेटा कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स DT2 फाइंड करना है टू कूल फ्रॉम 60 to 30. ओके, आई एम रेडी, आई एम एब्सोल्युटली रेडी. ओके, वही चीज करनी है, सेम मिशन टेम्पलेट. फर्स्ट dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज T2 minus T1. T2 50 minus 80, that is minus 30 degrees Celsius. I'm saving space. d छोटा t 5 मिनट. ये t सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो CT बजाते हुए नजर आओगे. Average temperature which is T1 plus T2 by 2. So I tend to write it as a whole. 80 plus 50 by 2. Well, that is 65 degrees Celsius. Okay, and TS सारे किरदार आ चुके हैं. And according to Newton's law, d बड़ा T by d छोटा t is minus k T minus TS. I won't waste a single second substituting. dt minus 30, d छोटा t 5, एवरेज टेम्परेचर कहा गया 65 minus TS is 20. I knew that. So my final equation coming over, minus cut. 30 by 5 is 6. This is 65 minus 20 is 45. So 45K. Equation numero uno. All right. This is good. Okay. And now second data. D बड़ा T, चेंज इन टेम्प. भैया चेंज इन टेम्प T2 minus T1. T2 30 minus 60 और फिर से minus 30 डिग्री सेल्सियस. ओके जी. एंड D छोटा t फाइंड करना है. ओके, फिर T एवरेज टेम्परेचर. यू विल नेवर फाइंड मी नॉट राइटिंग एवरेज टेम्परेचर. T1 60 plus 30 by 2, that's 45 degrees Celsius. And TS again 20 degrees Celsius. So according to Newton's law, d बड़ा T by d छोटा t is minus k T minus TS. अंडरस्टैंडिंग सही होगी तो बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन भी सही होगा. d बड़ा T minus 30 by d छोटा t जो फाइंड करना is minus k and how much is T? 45 minus 20. Okay, time has come for me to take this off so that something else can take its place. पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा महाराज. Okay, so minus goes away and you are left with what? 30 by dt is 45 minus 20 is 25. 25K. And now ये 1 ये 2 divide and rule. Divide 1 and 2. So 6 by 30 by dt is 45K by 25K. K cut. Okay. 6 and ये 5 जा and dt ऊपर. So dt by 5 is 45 by 25. 5 5s are 25 and 45 by 5 is 9. 9 5s are 45. So if you are a checking freak, check the answer. I think it's 9 minutes. Is that it? Fair enough. So this is 9 minutes. Newton's law of cooling का मामला यहाँ खत्म होता है. Right. एक न्यूमेरिकल है 11.15 जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं फिलहाल इस वक्त. Now in that particular numerical they have given you some gases, the observations on molar specific heats at room temperature, some common gases. हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन. और राइट हैंड साइड के लेवल पे उनके मोलर स्पेसिफिक हीट्स दिए हुए हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम. Now उन्होंने नीचे पूछा ये the measured molar specific heats of these gases are different from those of monoatomic gases. जिनका स्पेसिफिक हीट है करीबन मोनोएटॉमिक गैस का 2.92 कैलोरी पर मोल केल्विन. नाउ यू कैन सी ये 2.92 के साथ ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंपेयर करो 4.87 4.97, क्लोरीन देखो 6.17. माय गॉड, एक्सप्लेन दिस डिफरेंस. व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस somewhat larger value for chlorine? Now understand this. Monoatomic gas मतलब single atom. That single atom can only perform linear motion in any of the axes x, y, z.
जबकि जो टेबल में दिए हुए गैसेस है, इफ यू आर नोटिंग केयरफुली, दे आर ऑल डायटोमिक गैसेस, H2, N2, O2, एंड डायटोमिक गैसेस लीनियर मोशन के साथ साथ रोटेशनल मोशन भी करते हैं. इफ आई वर टू शो यू, you know, this is a monoatomic gas, this is a diatomic gas, बीच में बॉन्ड है. सो लीनियर मोशन तो करता ही है, साथ में रोटेशनल मोशन भी करता है. एज अ रिजल्ट उसकी एनर्जी मोनोएटॉमिक गैस की एनर्जी से ज्यादा होगी, एंड एज अ रिजल्ट उसका टेम्परेचर चेंज करने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. क्लोरीन ऑन दी अदर हैंड, उसमें 3 टाइप के मोशन है, लीनियर, रोटेशनल एज वेल एज वाइब्रेशनल. तो उसमें तो 3 टाइप की एनर्जियां हो गई. मोनोएटॉमिक में सिर्फ लीनियर एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में लीनियर एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जबकि क्लोरीन में लीनियर, रोटेशनल एज वेल एज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बाकियों से ज्यादा है. दैट इज द प्राइम रीजन why molar specific heat capacity is more for chlorine and other diatomic gases. Now this was theoretical. Actually ये सारी बातें जो है ना हम करने वाले हैं चैप्टर 13 kinetic theory of gas में, मैंने जस्ट ऐसे ही बता दिया. I am looking at numerical number 16. नई बुक में 16, पुरानी बुक में 18. Okay, let's go. क्या हो रहा है? 16 पुरानी बुक में 18, ये ओल्ड वर्जन. Okay. Thus a child is running a temperature of 101 degree Fahrenheit. So T1 is 101 degree Fahrenheit. So and is given an antipyrin medicine that lowers fever, which causes an increase in the rate of evaporation of sweat from his body. The fever is brought down to 98 Fahrenheit in 20 minutes. Okay. Now the first thing I would like to see, what is the change in temperature? The change in temperature is delta T is T1 minus T2. That's 101 minus 98. That is 3 degree Fahrenheit. पर भाई साहब ये तो फ़ारेनहाइट में, मेरे को सब कुछ डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? यू रिमेंबर TF is 9/5 TC plus 32. तो TF minus 32 is 9/5 TC. तो मुझे अगर फ़ारेनहाइट को केल्विन में करना है तो 5/9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 32 कट हो जाएगा. So this will be 3 degree Fahrenheit into 5/9 and the whole answer will be in degree Celsius. So 3 and 9 कट गया. So this is 5/3 degree Celsius. ये मेरा एक पहला अचीवमेंट हो गया, मैंने डिग्री सेल्सियस में ला दिया. Now what is the average rate of evaporation caused by this drug? मतलब what is the sweat produced in unit time? So sweat, let sweat be m dash by T, ये हमको फाइंड करना है. Assume the evaporation mechanism is the only way by which heat is lost. Mass of the child is 30 kg. Mass of the child 30 kg. And the specific heat of the child is same as that of water. Water का याद है 4186 या 4.2 joule per kg Kelvin. And latent heat of evaporation LV is 580 calorie per gram. भाई न कैलोरी चल रहा है न ग्राम चल रहा है, तो 580 into भाई 1 calorie is 4.2 joule, precisely 4.186, but doesn't matter. 4.2 joule and this is 10 raised to minus 3 kg. भाई all in good time, all in good time. सबसे पहले how much is the heat lost by the child? Heat energy lost by the child is, we'll call it delta Q1, is mass of the child, specific heat of the child into change in temperature. I got the mass of the child right here, 30 kg, specific heat right here, change in temperature right here. Mass of child 30, specific heat 4.2 into 10 raised to 3, and delta T 5/3. If you feel so inclined, you might as well take out this and you are left with 4.2 into 5, that's 21 into 10 अच्छा 210 लिख देता हूं into 10 raised to 3 joule. This is delta Q1, and this heat is lost in the form of sweat. This heat is lost in the evaporation of sweat, and
So how much is the evaporation of sweat? We'll call it delta Q2. It will be m dash into LV. Fair enough? Yeah, m dash is the amount of sweat that has evaporated, and LV is the latent heat of vaporization. Ye raha. So m dash into 580 into 4.2 into 10 raised to 3. Oh wow, nothing left to do. Equating 1 and 2. Equating 1 and 2. M dash 580 into 4.2 into 10 raised to 3 is equal to 210 into 10 raised to 3. The 10 raised to 3 goes away like clockwork. And M dash is 210 divided by 580 into 4.2. I think I have got the answer somewhere. 0.086 if I'm not wrong. Fair enough? Yeah, I got it. 0.0862 kg. अब ये तो kg में तो बहुत ज्यादा है, तो 10⁻³ मल्टीप्लाई करके ग्राम कर लेते हैं. 1 2 3. So how much is that? 86.2 gram. So m dash. So 86.2 grams sweat has evaporated from the child's body. But they don't want only sweat. They want sweat per unit time. So what are we going to do? We are going to divide this by time कितना था 20 minutes. So I'll take this off. So we call it rate of evaporation of sweat. Sweat is m dash by t. M dash right here 86.2 gram upon how many minutes? That's 20 minutes. Oh, easy. 4.31 gram per minute. Might as well check the answer, please. Is that 4.31? Yes, it is. Right answer, perfect. Okay, let's proceed further. Okay. जो न्यूमेरिकल्स बचे उनको पकड़ रहा हूं मैं. आई एम लुकिंग एट न्यूमेरिकल्स 12 एंड 13 राइट नाउ. न्यूमेरिकल 12 करने जा रहे हैं. डेटा शुरू हो रहा है आपके सामने. ओके. न्यूमेरिकल 12 kilowatt drilling machine, 10 kilowatt, this 10 into 10 raised to 3 watt. Drilling machine is used to drill a bore in a small aluminum block of mass 8 kg. So the mass of the block is 8 kg. How much is the rise in temperature? Delta T find करना है. If of the block in 2.5 minute, 2.5 minute, multiply that by 60 for seconds, that's 150 seconds. Okay. Assuming 50% of power is lost. Oh my god, 50% energy is lost. Okay. Heating to the surroundings. Specific heat of aluminium is 0.91. भाई यहां पे जरा गौर करें. जूल पर ग्राम केल्विन. ये ऐसा ही नहीं है क्योंकि यहां पे केजी होना चाहिए. सो 0.91 जूल पर. ये ग्राम इज व्हाट 10⁻³ kg. और जैसे ये ऊपर चढ़ेगा दिस बिकम्स 910. 0.91 इंटू 10⁻³ जूल पर kg केल्विन. हाँ अब ठीक है. और किस तरह करेंगे सर? लेट्स स्टार्ट. आई एम श्योर यू रिमेंबर power is energy upon time. So don't you agree energy is power into time? So E is power कितना है 10⁻⁴. 3 and 1 4 into 150. That's 1.5 into 10⁻⁶ जूल. पर भूलिएगा नहीं कि इसमें से पूरी एनर्जी यूज नहीं हुई. 50% is lost. So only as 50% is lost, so the energy used, the energy utilized in heating up the block is, we'll call it Q. Q is 50% of E. That's 50 by 100 of 1.5 into 10⁻⁶. आधा 1.5 का आधा. So कितना हुआ? Q1 कहते हैं इसको. Q1 is 0.75 or 7.5 into 10⁻⁵ joule. 0.75 into 10⁻⁶, which is 7.5 into 10⁻⁵. Now, heat gained by the block, heat energy gained by the block. Everybody knows this. MS delta T. आओ जी बाओ जी. 8
इंटू एस कितना 910 एंड डेल्टा टी जो फाइंड करना है. सो कैन वी सेफली, नाउ इट्स जस्ट अ सिंपल आइडिया ऑफ इक्वेटिंग 1 and 2. So what are we left with? Q2 is Q1. So 8 into 910. 8 ones are 8, 9 8s are 72. 7280 into delta T is, ये 7.5 into 10 raised to 5 को 7500 मैंने 3 0 यूज कर लिए into 10 raised to 2. And so when I divide 7500 by 7280, I'm sure you are dividing and you are coming to the idea that आंसर कितना होगा 1.03 into 10 raised to 2 डिग्री सेल्सियस और 103 डिग्री सेल्सियस. So it has been as simple as heat given by the drilling machine is taken by the block. So that is how the entire thing functions. This was numerical 12. आओ करते हैं 13. नाम है 13. I'm sure you're looking at it. पूरा देख लिया? ओके कोई शक नहीं. ओके शक नहीं होना चाहिए. ये सारे न्यूमेरिकल्स जो है इसके मेजॉरिटी इसी तरह है जिसमें आप हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट करके यूज कर सकते हैं एंड यू आर आउट ऑफ इट. दैट्स इट. दैट्स द मेन क्रक्स ऑफ द मैटर. नंबर 13, इसमें भी वही फंडा है. इट सेज अ कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg. कॉपर ब्लॉक जिसका मास है 2.5 kg is heated to a furnace to a temperature of 500 degrees Celsius. Okay. And then placed on a large ice block. भाई ice block का temperature कितना? 0 degree Celsius. Remember that? What is the maximum amount of ice that can melt? This is the ice that can melt. Specific heat of copper is 0.39. फिर से वही आइडिया आया है जूल पर ग्राम केल्विन वाला. यू ऑलरेडी नो दिस. ये एसआई नहीं है, ग्राम को 10 raised to -3 kg करके ऊपर चढ़ाना है. सो दिस बिकम्स 0.39 into 10 raised to 3. दैट्स 390 जूल पर केजी केल्विन. अब ये एसआई है. एंड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर एलएफ 335 जूल पर ग्राम. फिर से वही ग्राम वाले को केजी में कन्वर्ट करके ऊपर ले आओ तो 335 into 10 raised to 3 जूल पर केजी. ओके, तो सर इसमें सीन क्या है? सीन ये है, गर्मा गर्म कॉपर का ब्लॉक है. कॉपर है, उसको आपने 500 डिग्री सेल्सियस पे लिया और वो गर्मा गर्म कॉपर का ब्लॉक आइस पे रख दिया. हीट कौन लूज करेगा? कॉपर का ब्लॉक. सो हीट विल बी लॉस्ट बाय द कॉपर ब्लॉक. कौन हीट गेन करेगा? आइस. और वो हीट गेन करके क्या होगा? मेल्ट. सो heat lost by copper block has to be equal to heat gained by ice to melt. So heat lost by block is as simple. Q1 is ms delta T. मास कितना है कॉपर ब्लॉक का? 2.5. S कितना? 390. एंड डेल्टा T 500 - 0 क्योंकि 500 तक लिया और कहां तक आया है? 0 तक. So this will be 2.5 into 39 into 5 into 10 raised to 3. मैं इस तरह लिखता हूं. मैं एंड में दोनों को इक्वेट करूंगा बाद में. अच्छा, हीट गेन्ड बाय आइस टू मेल्ट एंड बिकम वाटर. आपको पता है आइस से वाटर लाने के लिए हीट एनर्जी कितनी होती है? m into L. Q2 is m dash into LF which is m dash into 335. आपने देखा मैंने 10 raised to 3 खास लगाया इधर. Here m dash, where m dash is amount of ice that melts. Okay, so equating 1 and 2. आओ जी बाओ जी, दिल से दिल मिलाओ जी. What do you have? m dash 335 into 10 raised to 3 is equal to, now 5 into 5 into 2.5 is 12.5. 12.5 into 39 into 10 raised to 3. So boom, boom. 40 into 12.5. I think answer है करीबन 487.5 if I'm not wrong. And as a result m dash is 487.5 divided by 335 comes out to be 1.45 kg. The guys at the back have approximated that to Kariban 1.5 kg. Have a look. Have a look. All right. We are good to go. Okay.
आगे बढ़ जाते हैं। ऑलराइट, अब मैं करने जा रहा हूं कौन सा नंबर, मैं करने जा रहा हूं नंबर 11। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट नंबर पीपल, अब याद रखें नंबर 11 इज एन इंपॉर्टेंट नंबर, कोई शक नहीं है बात में। भले दो स्टेटमेंट का ही है, पर अक्सर ये देखा गया है जो दो स्टेटमेंट का होता है ना वो भारी होता है थोड़ा। सो आई वॉन्ट यू टू पे स्पेशल अटेंशन टू दिस फैक्ट। सो लेट्स गेट रोलिंग। न्यूमेरिकल नंबर 11। ओके, बिफोर आई डू दैट पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, एक और 11, ओ मेरे 11। ओके, क्या कहता है 11? The coefficient of volume expansion of glycerine, that's alpha V, is 49 into 10 raised to minus 5 per Kelvin. Okay. What is the fractional change in density? Fractional change in density. बताता हूं क्या होता है ये। For a temperature rise of 30 degrees Celsius. Now, pay attention. First, pay attention. ग्लिसरीन का टेम्परेचर बढ़ाया गया है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। आई होप यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला, दैट ब्यूटीफुल फॉर्मूला जो मैंने, न्यू वॉल्यूम इज ओल्ड वॉल्यूम इनटू 1 प्लस अल्फा वी डेल्टा टी। सो लेट ओरिजिनल वॉल्यूम बी V0 एंड फाइनल वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम इज V. So we know V is equal to V0 bracket 1 plus alpha V delta T. फॉर्मूला मस्त है, यू नो, न्यू वॉल्यूम इज ओरिजिनल वॉल्यूम ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा V डेल्टा T। मैंने इसको V is equal to V0 प्लस डेल्टा V करके एंड डेल्टा V को V0 अल्फा V डेल्टा T करके ये फॉर्मूला लाया है। ओके, सो मैंने आपको डिराइव भी करके दिखा दिया कैसे मैंने लाया है ये फॉर्मूला। ओके, सो I think substitution is the order of the day. Alpha V 49 into 10 raised to minus 5 and delta T is 30. Now 49 into 30, 49 3s are 147. So 1470 into 10 raised to minus 5, which is 0.0147. So ladies and gentlemen, do not hold your breath. Okay, तो मैं अब V0 by V कर रहा हूं। हाउ मच इज V0 by V? सर ऐसा क्यों कर रहे हो, बताता हूं थोड़ी देर में। सो V0 by V तो 1.047 को यहां लेके जाएंगे, और ये मैंने क्यों किया ये अब आपको बताता हूं। सबसे पहले अब मुझे डेंसिटी इंकॉर्पोरेट करनी है। डू यू नो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम? सो ओरिजिनल डेंसिटी ρ0, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था V0, डेंसिटी इज मास, मास तो सेम ही रहेगा कुछ भी हो जाए चाहे, एंड फाइनल डेंसिटी रो इज m by v। अब अंदाजा आया आपको? मैं रो और ρ0 को डिवाइड करने वाला हूं, 10 रो बाय ρ0 इज व्हाट, m by v ओवर m by vo। मास तो कट गया, V0 चढ़ गया ऊपर, दैट इज द प्राइम रीजन बाय मैंने V0 by V निकाला है। सो V0 by V कितना है, 1 by 1.0147। अब फ्रैक्शनल डेंसिटी क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी क्या है मैं आपको बताता हूं। फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी मतलब चेंज इन डेंसिटी ओवर original density, very much like percentage profit या percentage loss. You remember percentage profit was SP minus CP by CP into 100. Percentage loss was CP minus SP by CP. So by तो original ही आता है। Okay, so change in density becomes rho minus ρ0 by ρ0. परसेंटेज में चाहिए होता तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते, सिंपल एज दैट। सो रो माइनस ρ0। अच्छा, डिविडेंडो आपको अगर पता हो, ये रो है ये ρ0, अगर मैं नीचे वाला उठा के ऊपर माइनस करता हूं तो यहां से भी ऊपर माइनस होगा। सो 1 माइनस ऊपर क्या 1, और नीचे से मैं क्या लेता हूं 1.0147 डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना। डू यू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया? मेरे पास ऑलरेडी रो बाय ρ0 था, मुझे चाहिए था रो माइनस ρ0 बाय ρ0। इन शॉर्ट नीचे वाली आइटम को ऊपर ले जाके माइनस करना है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला फंडा, नीचे से यहां उठा के माइनस किया
तो यहां से नीचे उसे उठा के माइनस किया, बराबर. सो वी आर गुड इनफ. सो दिस इज माइनस 0.0147 ओवर 1.0147. डिवाइड करेंगे, आंसर आता है माइनस 0.0145 के आसपास. So that is your answer. That is your final answer. You can write it as 1.45 into 10 raised to minus 2 also. And negative sign says that density decreases with increase in temperature. Increase in temperature से volume बढ़ा पर density घटी. Alright. So this is a very important idea. Have a look at it and we move on. ओके मैं करने जा रहा हूं अब 11.9 एंड 11.10 ऑन एन इमीडिएट बेसिस. ओके देख लिया. ओके लेट्स टेक इट ऑफ द ग्राउंड. ओके 11 पॉइंट कौन सा था? 9. भाई देखें जरा खास करके 11.9. लेट्स सी क्या कहता है. कुछ वायर की बात चली है, पर ऐसे जस्ट एक झलक से कुछ नहीं होता, पूरी झलक देखना जरूरी है. न्यूमेरिकल नंबर 9. ओके ब्रास वायर 1.8 मीटर लॉन्ग. लेंथ ऑफ ब्रास इज 1.8 मीटर एंड 27 डिग्री सेल्सियस पे है. इज हेल्ड टॉट. टॉट मतलब टाइट with little tension between the two rigid supports. Okay. If the wire is cooled to a temperature of minus 39, T2, minus 39 degree Celsius, what is the tension developed in the wire? Tension को मैं F कहता हूं. If its diameter is 2 mm, diameter 2 mm है तो radius is 1 mm. That's 1 into 10 raised to minus 3 meter. Okay. Coefficient of linear expansion दिया हुआ है. That's 2 into 10 raised to minus 5 per Kelvin. Young's modulus भी है, बहुत टाइम बाद आया. 0.91 into 10 raised to 11 Pascal. Simple as it looks. अच्छा भाई सबसे पहली बात, do you agree change in length, temperature change हो गया, so change in length of wire delta L is L alpha L delta T. Simple equation. And therefore, can I write delta L by L is alpha L delta T? क्या करें सर, निकाल दे वैल्यू? ना बेटा, रुक जा. Now we know also भाई चैप्टर 9 का मोस्ट सेलिब्रेटेड फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस Y is FL, या फिर FL क्यों ले? Y isn't it stress by strain? Okay, so stress is F by A over epsilon is delta L by L. भाई delta L by L है मेरे पास alpha L delta T. एरिया pi r square. So this is F over pi r square और delta L by L की जगह alpha L delta T. I am ready. मुझे फोर्स चाहिए ना, तो बाकी सारी आइटमों को ये साइड ले आऊंगा. So tension in wire F Y pi r square alpha L delta T. अब क्या बचा? सब्स्टिट्यूशन बचा और क्या बचा? एंड डेल्टा टी को T2 माइनस T1. चलो फिर ये लंबा कैलकुलेशन है पर डोंट वरी. पाई रेडियस का स्क्वायर 1 इंटू 10 टू माइनस 3 का स्क्वायर दैट्स 10 टू माइनस 6 अल्फा एल 2 इंटू 10 टू माइनस 5. वी आर रोलिंग. T2 माइनस 39 माइनस 27. ये आंसर माइनस में आने वाला है आपका, डोंट वरी. माइनस 39 माइनस 27 माइनस 66. अच्छा 10 रेज टू उसको टेक केयर करते हैं पहले. 11 माइनस 6 5 माइनस 5 आउट जो 2 इंटू 10 माइनस 5 है सर. ओके डोंट फॉरगेट. ओके सो 0.91 into 3.14 into 2 into 66. Now if you were to multiply that, I'm sure you would get an answer. करीबन 377 मेरे को आंसर मिला, बिकॉज 66 टू 132 इंटू 3 करीबन 400 इंटू 0.91 377. So you can very well check the answer. And negative sign का मतलब क्या है? Negative sign
मीन्स फोर्स इज इनवर्स, यू नो वायर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि कूल कर रहे हो ना, फोर्स इज इनवर्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए फोर्स इनवर्स है. सो दिस वाज न्यूमेरिकल नंबर 9. आई एम गोइंग ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 10. ओके, देख लिया. ओके, न्यूमेरिकल 10 भी इसी आइडिया पे बेस्ड है, थर्मल स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेन, आई थिंक सो. लेट्स सी व्हाट इट सेज. Numerical 10. I hope you are reading it. The most important thing is reading the sum, understanding what it says. A brass rod of length 50 cm, diameter 3 millimeter. Length of brass rod is 50 cm, that's 0.5 meter, and diameter is 3 mm, is joined to a steel rod of same length and same dia. Okay, good enough. What is the change in length of the combined rod? Total change in length चाहिए उनको at 250 degrees Celsius. T1 is 250 degrees Celsius. If the originals are at 40. Okay. Is there a thermal stress developed at the junction? The ends of the rod are free to expand. Wow. Coefficient of expansion of brass alpha LB is 2 into 10 raised to minus 5 per Kelvin. And coefficient of linear expansion of steel, मैं L नहीं लिख रहा हूं बिकॉज कुछ और है नहीं, 1.2 into 10 raised to minus 5 per Kelvin. अच्छा, बिफोर आई डू एनीथिंग आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन्स. मेरे पास एक ब्रास रॉड है और एक स्टील रॉड है. सो दिस इज स्टील एंड दिस इज ब्रास एंड दीज आर जॉइंड. ओके, एंड इस तरह ज्वाइन किए हुए हैं, ऐसा बीच में यहां पे ज्वाइन किया हुआ, एंड एंड्स आर फ्री टू एक्सपांड. अब जब तुम टेम्परेचर चेंज किए तो ये एक्सपांड हुए, इधर से ये एक्सपांड हो गया, इधर से ये एक्सपांड हो गया, बिकॉज एंड्स आर फ्री टू एक्सपांड एंड नॉट लाइक दिस. यू नो दिस वुड बी डिफरेंट. अगर मैंने दोनों को इस तरह सॉरी मैंने कल किया था तो सही सेट हुआ था. अगर इस तरह रखा होता और यहां पे दोनों पे जोड़ दिया होता, अटका दिया होता, तो टेम्परेचर राइज होने पर एक थर्मल स्ट्रेस होता जंक्शन पे. ये दोनों को इंक्रीज करनी है लेंथ पर हो नहीं पा रही है तो ऐसा हो जाता. सो बिकॉज एंड्स आर फ्री टू एक्सपैंड, तू यहां चला जा, तू जी ले अपनी जिंदगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो देयर इज नो थर्मल स्ट्रेस एट द जंक्शन. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि as the ends are free to expand, as is written in the textbook, as ends are free to expand, so there will be no thermal stress at the junction. You know, वही तो रीजन होता है कि जब रेल की पटरियां लगाई जाती हैं तो दो पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, ताकि गर्मी में क्या है, अगर वो एक्सपांड भी हो गए तो अगर एकदम टाइट रखे होते ना तो ठ्याव हो जाएगा, मुड़ जाएंगी. तो अगर ऐसा रखा होगा तो थोड़ी एक्सपांड होगी, यहाँ टच भी कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सो देयर इज नो थर्मल स्ट्रेस एट द जंक्शन. नाउ टोटल चेंज इन लेंथ, वही चाहिए ना, टोटल चेंज इन लेंथ. डोंट यू अग्री, दो रॉड्स हैं तो टोटल चेंज इन लेंथ इज चेंज इन लेंथ फॉर ब्रास plus change in length of steel. Our delta LB is LB alpha B delta T plus LS alpha S delta T. अगर आप देखें दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का चेंज इन टेम्परेचर भी सेम होगा, तो आप चाहो तो L और डेल्टा T को बाहर रख के अल्फा B प्लस अल्फा S अंदर ले सकते हो. एंड नाउ आई एम इन द मूड to substitute. Delta T 250 minus 40 change in temperature. Alpha B 2 into 10 raised to minus 5 plus alpha S 1.2 into 10 raised to minus 5. So this is 0.5 into 210. ये 10 raised to minus 5 मैं बाहर ले रहा हूं, 2 plus 1.2. Okay,
210 इंटू 0.5 105, 105 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻5, 105 इंटू 3.2 करीबन करीबन कितना आ जाता है 0.336, 336 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। आंसर उनको शायद सेंटीमीटर में चाहिए, तो एक काम करते हैं यहां 10 यहां ले लेते हैं, सो 0.336 इंटू 10⁻⁻2 मीटर विच इज 0.336 सेंटीमीटर। एंड इफ यू वांट टू राउंड इट ऑफ you can absolutely do that. Delta al kariban 0.34 centimeter. Kindly check please. I know it is right. I'm doing numerical number 2 and quite an easy numerical. Two absolute scales A and B have triple points of water. Okay. अब ये पहली बार ट्रिपल पॉइंट का आइडिया, पहली बार नहीं आया, दूसरी बार आया। पहली बार लेक्चर 1 में देखा था ट्रिपल पॉइंट। What is triple point? You know, the point at which all three states of matter coexist, you know, solid, liquid, gas, तीनों coexist करते हैं, उस point को कहते हैं triple point. So, triple point of a substance is that point where all three states of that matter, solid, liquid, as well as gas, they seemingly coexist. So, that is the point where, which is called triple point. Water के case में, I want you to write it down. For water, this is just a normal data. For water, triple point occurs at a pressure of 4.58 millimeter mercury. Hg is mercury. So pressure of 4.58 millimeter mercury and a temperature of 273.16 Kelvin. 273.16 Kelvin is 0.01 degree Celsius. सो याद रहे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं आता, 0.01 डिग्री सेल्सियस पे आता है, which is 273.16 Kelvin. And now let us check the data what they have said. Illustration numerical 11.2. Two absolute scales A and B have triple points of water defined to be 200A and 350B. So my first data 200A वो भी 273.16 Kelvin and same as 350B which is again 273.16. बस स्केल्स अलग है, बस ट्रिपल पॉइंट तो वही टेम्परेचर पे आएगा ना, केल्विन स्केल पे 273.16. एंड नाउ दे वांट द रिलेशन बिटवीन TA एंड TB. ओके, इफ आई कंपेयर दीज टू, सो कैन आई से देयरफॉर 1A is 273.16 by 200 in terms of Kelvin. पहला इक्वेशन मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं एंड 1B मतलब B का एक यूनिट कितना होता है 273.16 बाय 350 इन टर्म्स ऑफ केल्विन। आपको यह बात समझ में आई? मैंने क्या किया, ये मैंने 1A और 1B की वैल्यूज निकाल दी। नाउ इफ द टेम्परेचर्स ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑन बोथ स्केल्स आर TA and TB respectively, then भाई ट्रिपल पॉइंट तो एक ही है, भले अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स यूज करो, बात तो वही होगी। देन 1A into TA has to be 1B into TB, दोनों की वैल्यू तो सेम ही होनी चाहिए। सो 1A कितना है 273.16 by 200 into टेम्परेचर TA is 273.16 by 350 into TB and बहुत ही आसानी से खट so TA by TB, they just want us to find ratio 200 by 350. This 0 goes away, 5 4s are and 5 7s are, so TA by TB is 4 by 7 as they call it. Easy peasy Japanesey. ये रहा आंसर, मैटर इज क्लोज्ड। एंड अब मैं करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर 5, सीमिंगली द लास्ट न्यूमेरिकल। आओ चेक कर लेते न्यूमेरिकल नंबर 5। बात कुछ है नहीं, छोटी सी बात है। उन्होंने अपने को कुछ टेबल दिया हुआ है और टेबल में कुछ बतेरे डेटा है। कभी डेटा से डरने का नहीं, देख लेने का, फिर बोलने का अच्छा ठीक है क्या मांगता है भाई। वेटर वही बोलता है ना, मेनू दिखा करके क्या मांगता है आपको,
तो अपने को वही चाहिए। अच्छा, टू आइडियल गैस थर्मोमीटर्स ए एंड बी यूज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। सो थर्मोमीटर ए ऑक्सीजन यूज कर रहा है, बी जो है वो हाइड्रोजन यूज कर रहा है। ओके, दोनों आइडियल गैस नहीं है, याद रहे। ऑब्जर्वेशन किया हुआ है, टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मिलता है एट अ प्रेशर ऑफ 1.25 इंटू 10⁵ पास्कल। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर दिया 1.797 इंटू 10⁵ पास्कल। ये दोनों थर्मोमीटर ए के है। वही चीज बी में अगर मेजर करी तो 0.2 इंटू 10⁵ पास्कल और 0.287 इंटू 10⁵ पास्कल। घबराना नहीं डेटा से। अब क्वेश्चन, व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर एज रेड बाय टेम्परेचर थर्मोमीटर्स ए एंड बी। भाई इफ यू नोटिस केयरफुली, ये थर्मोमीटर्स जो है ना, ये प्रेशर बता रहे हैं, प्रेशर का चेंज बता रहे हैं। सो दीज आर कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर्स, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर्स। सो न्यूमेरिकल नंबर नाम तो नहीं लिखा सर, कर देते हैं। सो दीज आर कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर्स, जिनमें प्रेशर और टेम्परेचर का ही वेरिएशन देखा जा रहा है। अच्छा, आपको शायद पता नहीं है पर फिर भी मैं लिखूंगा वी नो you know pressure in a constant, if the volume is constant, pressure is directly proportional to absolute temperature. That means P proportional to T or P by T is constant. So P1 by T1 is equal to P2 by T2। सबसे इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन आ गया तुम्हारा। अब अगर आप ध्यान से देखें, अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर अगर आप देखें तो उसका प्रेशर दिया हुआ है 1.250 इंटू 10⁵ और नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर दिया है 1.797। अच्छा, नाउ थर्मोमीटर ए, मैं ए के लिए फाइंड करता हूं, आप बी के लिए करना है ना, मिल बांट के काम कर लेते। प्रेशर 1, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का प्रेशर 1.250 इंटू 10⁵ पास्कल। एंड व्हाट इज टेम्परेचर 1? भाई ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर क्या होता है श्रीमान? 273.16 केल्विन, अभी थोड़ी देर पहले बताया। P2 नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट का 1.797 इंटू 10⁵ पास्कल और T2 जो है वो हमको फाइंड करना है। कमाल करते हो, P1 है, T1 है, P2 है, T2 फाइंड करना है। ये इक्वेशन रहा सामने आपके। सो वी नो P1 by T1 is P2 by T2। T2 को सब्जेक्ट बना देते हैं। T2 is P2 by P1 the whole into T1। and now simple substitution, 1.797 into 10⁵ over P1 1.25 into 10⁵ and T1 273.16। 10⁵ goes away and a simple multiplication trick will give you 392.7 Kelvin। Are you checking? So T2 is 392.7 Kelvin। I'm sure you are checking this number and पिछवाड़े चेक करके देख लो, ये नंबर सही है। तो ये थर्मोमीटर ए का है। डू यू थिंक आप थर्मोमीटर बी के लिए भी यही इक्वेशन, अच्छा कर लो ना सर, आप ही कर लो ना। ओके, थर्मो बी, पर मैं क्या है डेटा नहीं लिखूंगा, मैं सीधा सब्स्टिट्यूट ही करूंगा क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है बुक में। T2 is P2 by P1 into T1। P1 0.2 into 10⁵, थर्मोमीटर बी को देख रहा हूं मैं। T1 273.16, P2 0.287 into 10⁵। So P2 0.287 into 10⁵, P1 0.2 into 10⁵, एंड ये तो 273.16 ही रहेगा। डिवाइड करो, रूल करो और आंसर ले आओ। 391.98 केल्विन आ रहा है। यस सर, कितना? 391 पॉइंट समथिंग समथिंग, 391.98। नाउ देयर विल बी अ लिटिल अमाउंट ऑफ सरप्राइज। सर नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर ही तो है, तो उसकी वैल्यू तो सेम ही आनी चाहिए। तो ये दोनों अलग अलग वैल्यू क्यों दिखा रही है? ये 392.7 दिखा रहा है, ये 391.98 दिखा रहा है, ये क्यों ऐसा? बात तो सेम ही है ना, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर ही है, शुड बी सेम इन एनी स्केल यू फाइंड आउट, यू नो। भाई
That is the second question that they've asked you. What do you think is the reason behind the slight difference in answers of thermometers A and B? They are not faulty. What further procedure is needed in the experiment to reduce the discrepancy between the two readings? People, I want to point this out at this moment कि जो थर्मोमीटर A है उसमें आप ऑक्सीजन यूज किए, थर्मोमीटर B में हाइड्रोजन यूज किए. Let me make it plain and simple that these two, oxygen and hydrogen, are not ideal gases. बात रहे, समझ में आई बात? ये दोनों आइडियल गैसेस नहीं है, तो उनके बिहेवियर में थोड़ा चेंज होगा, एंड एज ए रिजल्ट जो तुम्हारे आंसर्स हैं उनमें भी थोड़ा चेंज होगा. हाँ, अगर आपको ये डिस्क्रिपेंसी मिटानी है, दोनों का आंसर सेम लाने के लिए, प्रेशर को कम करते जाओ. जब प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, ओनली एट वेरी लो प्रेशर्स will oxygen and hydrogen behave as ideal gases. Okay, so at low pressures gases behave as ideal gases. तो प्रेशर लो करो, आंसर सही आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ओके, एंड एक एक न्यूमेरिकल 6 का भी आइडिया दे ही देता हूं. खड़े खड़े क्या करे, करना है कुछ काम, एकदम सीधी बात है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं. तो सबसे पहला क्या सीन सपाटा है. ओके, एक न्यूमेरिकल नंबर 6 करने जा रहा हूं, आसान न्यूमेरिकल है. न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या कहता है? स्टील टेप जो है, मेजरिंग टेप जिससे चीजें मेजर की जाती है, 1 मीटर की है, मतलब 100 सेंटी की है. इज करेक्टली कैलिब्रेटेड फॉर अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस. मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पे इसकी लंबाई वही रहेगी, कोई एक्सपांशन नहीं होगा. The length of a steel rod measured by this tape is found to be 63 centimeter on a hot day. तो रॉड, स्टील रॉड जिसका ओरिजिनल लेंथ है 63 सेंटीमीटर, मतलब ये दिखा रहा है ऐसा. हॉट डे, टेम्परेचर इज 45. Oh, 45. What is the actual length of the steel rod on that day? Okay. What is the length of the same steel rod on the day when temperature is 27? Coefficient of linear expansion of steel 1.2 into 10 raised to minus 5 per Kelvin. अच्छा, what I want you to understand is, स्टील रॉड को भूल जाओ फिलहाल स्टील टेप को पकड़ो. 100 सेंटीमीटर की स्टील टेप है जो नॉर्मल टेम्परेचर 27 पे कोई एक्सपांशन नहीं होगा. अब एक दिन उसका टेम्परेचर बढ़ के हो गया 45, तो डोंट यू अग्री जो 100 सेंटी की स्टील टेप है उसका भी तो एक्सपांशन होगा. सो नाउ अब पहले देखेंगे कि स्टील टेप का कितना एक्सपांशन हो रहा है. The new length of the steel tape on hot day, अब वो 1 मीटर 100 सेंटी की नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगा ना. सो L dash is L 1 plus alpha L delta T. ओके, लेंथ कितना है 100 सेंटी, 1 प्लस अल्फा L कितना है स्टील का 1.2 इंटू 10 raised to minus 5 इंटू डेल्टा T, that's 45 minus 27. 45 minus 27 is 18. 18 into 1.2, 21.6. 1 plus 21.6 into 10 raised to minus 5. ये राम, ये क्या जान ले लेंगे ये लोग. 1 plus 0.000216. तो this will be 1.00216 into 100. So नया लेंथ, न्यू लेंथ ladies and gentlemen is 100.0000216 सेंटीमीटर. भाई आपको समझ में आया? जो 100 सेंटी ओरिजिनल लेंथ थी हॉट डे पे, उसका लेंथ मेजर हो गया 100.0000216. इसका मतलब है जो 100 था उसका लेंथ बढ़ के इतना हो गया. तो 1 सेंटीमीटर मार्क जो है, सो लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर मार्क कितने पे आएगा? 100.0000216 अपॉन 100, इस पे आ जाएगा. सो व्हाट विल बी द एक्चुअल लेंथ? तुमने इस पट्टी से स्टील रॉड को मापा, ये पट्टी ने 63 सेंटीमीटर दिखाया आपको, 6 सेंटीमीटर दिखाया, पर हर सेंटीमीटर अब 1 सेंटीमीटर नहीं रहा, 100.0000216 बाय 100 हो गया. तो 1.0000216 ऐसा हो गया. तो अब उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी? सो एक्चुअल लेंथ ऑफ अ 63 सेंटीमीटर शोइंग स्टील रॉड
इज, इसको क्या नाम दूं, न्यू लेंथ या एक्चुअल लेंथ, दिखा रहा है 63, पर अब हर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर नहीं रहा, क्या हो गया है, बराबर है ये। सो अब मल्टीप्लाई करो 63 इंटू 1.000216 से, मिल जाएगा 63.0136। सो न्यू लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ दैट डे 63.0136 centimeter. This is the actual length of the steel rod on the hot day. Well, on the day the temperature is 27 degrees Celsius. There is no expansion, no linear expansion. So length of rod will be, actual length of rod is 63 centimeter. बराबर। सो हमने 1 सेंटीमीटर मार्क का वैल्यू फाइंड किया, कितना हो गया, उसको 63 से मल्टीप्लाई किया तो हमको पता चला इट इज 63.0136 सेंटीमीटर। आई थिंक दिस इज वेयर द चैप्टर एंड्स एंड नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, नई नई बातें करेंगे। टिल दैट टाइम यू वर्क दीस सम्स आउट, इफ देयर इज एनीथिंग लेट मी नो। ऑलराइट, यू टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।